तो आज हम वेबसाइट्स और एप्स की दुनिया में थोड़ा और अंदर झांकते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो फोकस करती है फ्रंट एंड, मतलब जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, और बैक एंड, जो पर्दे के पीछे सारा काम करता है। जी, और सबसे जरूरी वो आपस में बात कैसे करते हैं, मतलब एपीआईज। हाँ, एपीआईज। चलिए इसी पूरी पजल को समझने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल, ये जानना काफी दिलचस्प है कि ये दो मतलब बिल्कुल अलग अलग हिस्से कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में भी यही बताया गया है कि फ्रंट एंड, जिसे क्लाइंट साइड भी कह देते हैं, वो सब कुछ है जिससे हम सीधे इंटरैक्ट करते हैं, जैसे बटन्स, मेन्यू, डिजाइन वगैरह। हाँ बिल्कुल। सोचिए जैसे किसी शॉपिंग साइट पर आप जो तस्वीरें देखते हैं या वो कार्ट में डालने वाला बटन दबाते हैं ना, हाँ। वो सब फ्रंट एंड का ही हिस्सा है। अच्छा, हाँ, और इन नोट्स में लिखा भी है कि इसे बनाने के लिए HTML लगता है ढांचे के लिए, CSS स्टाइलिंग के लिए, और जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिविटी डालने के लिए। जी लेकिन जब हम वो कार्ट में डालें, बटन दबाते हैं, तो सिर्फ स्क्रीन पर कुछ दिखना काफी नहीं होता। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल नहीं, असली काम तो जैसा आपने कहा पर्दे के पीछे शुरू होता है। तो वहां बैकएंड का रोल आता है। सही। बैकएंड या सर्वर साइड। सोर्स मटेरियल इसे सिस्टम का दिमाग और इंजन बताता है। इंजन, अच्छा। हाँ, इसका काम है डेटा को संभालना, उसे सुरक्षित रखना, यूजर की रिक्वेस्ट को समझना और प्रोसेस करना, और फिर सही जानकारी फ्रंट एंड को वापस भेजना। ओके, और इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं? इसके लिए काफी ऑप्शंस हैं, जैसे पाइथन, नोड.js, जावा, PHP जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, और डेटा रखने के लिए MySQL या MongoDB जैसे डेटाबेस। सोर्स ये भी कहता है कि भाषा का चुनाव अक्सर प्रोजेक्ट की जरूरत पर डिपेंड करता है। जैसे पाइथन डेटा वाले कामों के लिए अच्छा है, नोड.js रियल टाइम चीजों के लिए बढ़िया माना जाता है। समझ गई। तो फ्रंट एंड हो गया चेहरा, हाँ, और बैक एंड हो गया दिमाग। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं, मतलब कनेक्शन कैसे बनता है, यहीं पर API आता है ना? एग्जैक्टली यहीं पर API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पिक्चर में आता है। सोर्स से सिर्फ एक पुल नहीं कह रहा, बल्कि नियमों का एक सेट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है। बिल्कुल सही। API ही तय करता है कि फ्रंट एंड बैक एंड से क्या मांग सकता है, कैसे मांग सकता है, और उसे जवाब में क्या मिलेगा। ये एक तरह का मेन्यू कार्ड समझ लीजिए। अच्छा उदाहरण है, जैसे लॉगिन करते समय। हाँ, जैसे लॉगिन करते समय आपका फ्रंट एंड API के जरिए बैकएंड को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, सोर्स बताता है कि इसमें ज्यादातर पोस्ट मेथड यूज होता है। और उसमें यूजर का ईमेल और पासवर्ड भी जाता होगा। जी हाँ, वो जानकारी साथ में जाती है, फिर बैकएंड उसे चेक करता है। और फिर बैकएंड एक जवाब भेजता है, राइट, कि लॉगिन हुआ या नहीं। बिल्कुल, और इन दस्तावेजों के मुताबिक ये जवाब अक्सर JSON फॉर्मेट में होता है। JSON यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। JSON ही क्यों? सोर्स बताता है कि JSON काफी हल्का है, इंसानों को पढ़ने में भी आसान है, और मशीनों के लिए प्रोसेस करना भी तेज है। तो ये फ्रंट एंड बैक एंड बातचीत के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा, जैसे अगर लॉगिन ठीक रहा तो शायद कुछ ऐसा आएगा, सक्सेस ट्रू, यूजर टोकन XYZ 123। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ। या फेल हुआ तो एरर मैसेज आ जाएगा। और यहीं पर रेस्ट APIs का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, रेस्ट, ये क्या है? रेस्ट मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये API बनाने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। सोर्स कहता है कि ये इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये वेब के मौजूदा तरीकों जैसे HTTP मेथड्स का ही इस्तेमाल करता है। गेट डेटा लेने के लिए, पोस्ट भेजने के लिए, पुट अपडेट करने के लिए, डिलीट हटाने के लिए, ये सब। मतलब ये वेब के साथ आसानी से काम करता है। हाँ, बहुत स्वाभाविक रूप से फिट हो जाता है। लेकिन एक सवाल है, अगर बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर रिक्वेस्ट भेजें तब API पर लोड नहीं बढ़ जाएगा? क्या वो धीमा नहीं हो जाएगा? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, और सोर्स भी इसे एड्रेस करता है। बिल्कुल, लोड बढ़ सकता है, परफॉर्मेंस पर असर आ सकता है। तो इसका क्या हल है? इसीलिए बैकएंड आर्किटेक्चर को स्केलेबल बनाना पड़ता है, मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जो बढ़ते लोड को संभाल सके, और साथ ही सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। सुरक्षा, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सोर्स में JWT का जिक्र है, जेसन वेब टोकन्स। ये कैसे मदद करते हैं? JWT एक तरीका है जिससे बैकएंड पक्का कर सकता है कि रिक्वेस्ट किसी भरोसेमंद, मतलब ऑथेंटिकेटेड फ्रंट एंड से ही आ रही है। कैसे? जब आप सही से लॉगिन करते हैं तो बैकएंड आपको एक खास एन्क्रिप्टेड टोकन देता है, जिसे JWT कहते हैं। अच्छा, एक तरह का डिजिटल पास। हाँ बिल्कुल।
फिर फ्रंट एंड हर अगली रिक्वेस्ट के साथ वो टोकन भेजता है। बैकएंड उस टोकन को चेक करता है और अगर वो सही है तभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। इससे कोई गलत इंसान डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। ये तो काफी सिक्योर तरीका लगता है। जी हाँ, काफी स्टैंडर्ड तरीका है आजकल। और ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि ये सारा लॉजिक, ये फ्रंट एंड बैक एंड एपीआई वाली कहानी सिर्फ वेबसाइट्स तक ही नहीं है, मोबाइल ऐप्स में भी यही होता है। बिल्कुल, सोर्स यही बताता है। चाहे iOS ऐप हो या एंड्रॉयड ऐप, वो भी एक तरह का फ्रंट एंड ही है। मतलब वो भी उसी एपीआई से बात करते हैं जो वेबसाइट यूज कर रही है। हाँ, ज्यादातर मामलों में। इसका फायदा ये है कि आपको अलग अलग बैकएंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही बैकएंड लॉजिक और एपीआई वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों को सर्विस दे सकता है। इससे तो डेवलपमेंट काफी आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, और यूजर को भी हर जगह एक जैसा एक्सपीरियंस मिलता है, जो बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के इन सोर्सेज से हमने ये समझा कि कैसे फ्रंट एंड यानी जो हमें दिखता है और बैक एंड जो पीछे सारा काम संभालता है, वो एपीआई नाम के एक अदृश्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुल के जरिए लगातार बात करते हैं। जी, और इसी तालमेल से हमें वेबसाइट्स और ऐप्स पर एक स्मूथ और सिक्योर एक्सपीरियंस मिलता है। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारी जरूरतें और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। ज्यादा रियल टाइम डेटा चाहिए, ज्यादा इंटरैक्टिविटी चाहिए। तो क्या भविष्य में फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच बात करने के लिए रेस्ट एपीआई के अलावा या उससे भी बेहतर और ज्यादा कुशल तरीके आम हो जाएंगे? जैसे GraphQL या gRPC जैसी टेक्नोलॉजीज का जिक्र तो हम सुनते हैं आजकल, पर क्या ये वाकई रेस्ट की जगह ले पाएंगी या कुछ बिल्कुल ही नया आएगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।